हेलो। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज क्लास होगी। बोली कि आज हम क्लास लेंगे। 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम थी, वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। आज हम क्लास लेंगे भूगोल की। तो मेनली कुछ डिस्कस कर लेते हैं, किस लेवल का पढ़ाएंगे। इसमें जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे वीडियो की हो गई, लेखपाल की हो गई, या जो पुलिस की सिपाही की हो गई, मेनली हम इसमें 12th पास की जो वैकेंसी आती हैं उसी लेवल का हम पढ़ाएंगे। का लेवल जाना ज़रूरी है कि कहीं हम कहीं ज़्यादा ना पढ़ रहे हों या उस लेवल से कम ना पढ़ रहे हों, तो हम उसी लेवल से पढ़ाएं। और आप लोग जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हों, तो उन लोगों के लिए वीडियो ये काफ़ी लाभदायक होगा। और मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी लेखपाल के पद पर ही कार्यरत हूं, और इसके पहले भी मैं 2 साल जो डिप्लोमा में पढ़ा चुका हूँ। डिप्लोमा टेक्निकल जो सब्जेक्ट ऑफलाइन पढ़ाने का 2 साल का है। वैसे ऑनलाइन पहली क्लास, तो 2-4 दिन में इसमें भी फ्लो बन जाएगा। कुछ टेक्निकल इश्यू होंगे, फिर उनको तो बाकी क्लास में पूरा जो है अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। 100% कोशिश करूँगा। मेरे साथ बने रहिए और ज़रूर जो है को प्राप्त। हम देखते हैं पहले ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो थ्योरी दी गई हैं, वो 4 थ्योरी दी गई हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको कुछ नहीं, ये 4 थ्योरी, इनका नाम और किस साइंटिस्ट दिए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और हम आपको ये बता दें कि एग्ज़ाम के लिए आपको चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर केवल पढ़ते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे या बुक्स केवल पढ़ते रहेंगे, ये काम नहीं बनेगा। आपको जो है फैक्ट याद होने चाहिए। और जो भी 12th पास के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें से फैक्ट ही आते हैं। फैक्ट जो है आपको याद होने चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसको जॉर्ज क्लेमेंटियर ने दिया था। और जो साम्यावस्था सतत स्थिर की जो थ्योरी थी, ये थॉमस गोड हर्मन बॉडी जी ने दी थी। और ये जो दोलन सिद्धांत, इसको पल्सेटिंग भी बोलते हैं, ये डॉक्टर एलन रेजा ने दी थी। और एक स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी जो थ्योरी थी, ये एलन गुथ ने दी। ठीक, ये 4 थ्योरी हैं। ये चारों का नाम और इस थ्योरी को किस दिया था, ये आपको जो है याद होना चाहिए। और इसके बाद आते हैं कि जो गॉड पार्टिकल का आपने नाम सुना होगा, तो हिग्स बोसान नाम से भी जाना जाता है। वो जो है हिग्स एक वैज्ञानिक हैं ब्रिटिश, उनके जरिए हुआ था। और इसमें थ्योरी का यूज हुआ था, बोसान। तो बोसान थ्योरी किसने दी थी? सत्येंद्र नाथ बोस, आपको जानते होंगे, जो ये इंडियन ही साइंस। हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल स्रोत माना जाता है, कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति पार्टिकल से हुई थी। कई एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, पड़ा होगा। और अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड, तो ये ब्रह्मांड में हम ये मानते हैं कि 100 अरब जो है ताकनी यानी गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी में जो है 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो गैलेक्सी किसको कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो गैलेक्सी, ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, ऐसे ही जो है इस ब्रह्मांड में जो है 100 अरब जो है गैलेक्सी हैं, और एक जो है गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। तो यहीं पे जैसे ये गैलेक्सी बनी हुई है, आप देख रहे हैं, तो यहीं पे कहीं सूरज है, फिर उसके चारों तरफ जो है ग्रह सारे सारे घूम रहे हैं। इसी तरह 100 अरब यानी असंख्य कहने का उसका सेंस है, यानी असंख्य गैलेक्सी हैं और असंख्य तारे भी हैं। तो ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी, गैलेक्सी को मंदाकिनी भी बोलते हैं, और एक मंदाकिनी में जो है 100 अरब तारे हैं। मेनली इस टॉपिक में जो है आपको टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मंदाकिनी को गैलेक्सी भी कहते हैं, कभी कभी हिंदी में गैलेक्सी लिख कर आ जाएगा, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, कि मंदाकिनी किससे कहते हैं, गैलेक्सी किससे कहते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। और जो हमारी जो मंदाकिनी है, यानी हमारी पृथ्वी जिसमें स्थित है,
जिस मंदाकिनी में, जिस गैलेक्सी में, उसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, उसको दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। ठीक है, यानी इस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। और हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में स्थित है उसका नाम है आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। ओके, और का जो आकार है वो 80% क्या है, सर्पिलाकार है। ठीक है, सर्पिलाकार, अगर जैसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो आकाश गंगा है तो उसका आकार किस तरह, तो हम क्या बोलेंगे, सर्पिलाकार है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो जी ने देखा था। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि जो ये गैलीलियो थे ये किस देश के वैज्ञानिक। ठीक है, और ये खगोल शास्त्री, यानी किस देश के खगोल शास्त्री थे ये। और जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के नज़दीक जो गैलेक्सी है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा। ठीक है, इसको देवयानी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब कैसे क्वेश्चन हो गए कि ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी हो गई और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हो गए हैं, और जो हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसको क्या बोलते हैं, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। और ये जो आकाश गंगा दुग्ध मेखला के नज़दीक जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है, क्योंकि कई गैलेक्सियां हैं, तो इस गैलेक्सी के नज़दीक जो गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा या देवयानी। और जो अभी नवीनतम जो है मंदाकिनी गैलेक्सी जो खोजी गई है उसको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ मंदाकिनी। अब निहारिका क्या होती हैं, तो निहारिका को नेबुला भी बोलते हैं। आपको इसके साथ इंग्लिश की भी टर्मिनोलॉजी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेबुला, नेबुला क्या होते हैं, ये ब्रह्मांडीय नर्सरी यानी तारों का जन्म, यानी मतलब एक फैक्ट्री मान सकते हैं। इस नर्सरी देखते होंगे जहाँ पेड़ पौधे हमको मिलते हैं छोटे छोटे, तो ये एक तारों का जहाँ पे जन्म होता रहता है, बनते रहते हैं तारे गैस वगैरह से। तो हमको इसके टर्मिनोलॉजी से मतलब है कि निहारिका, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि निहारिका किससे कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मांडीय नर्सरी जहाँ पे तारों का जन्म होता है। तो ये एरियन नेबुला क्या है, तो ये हमारी जो आकाश गंगा है इसमें जो है कुछ सबसे शीतल और चमकीले तारे हैं, क्योंकि एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा या दुग्ध मेखला, तो उसमें भी 100 अरब तारे होंगे। तो कुछ जो तारे हैं जो सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है उसको क्या बोलते हैं, एरियन नेबुला। ये आपको याद रखना है। ओके, ये हमको याद रखना है। और हम आगे देखेंगे। अब जो सूर्य होता है, ये सूर्य जो है, सूर्य में जो है 71% आपका हाइड्रोजन है और हीलियम जो है 26.5% है। और हाइड्रोजन ही ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, और इसमें जो सूर्य में जो रोशनी हमको प्राप्त होती है, कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, आपने रिएक्शन भी पढ़ी होगी, 1H1 + 1H1 + 1H1 और 1H1 मिलकर 2He4 बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है। अब ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, ये भी टर्मिनोलॉजी आती है। तो दुग्ध मेखला के चारों ओर एक चक्कर जो सूर्य लगाता है, ठीक है, लगभग 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है। यानी सूर्य जो है, ये हमारी जो मंदाकिनी है उसके भी चारों तरफ घूम रहा है सूर्य। ठीक है, ये 25 करोड़ वर्ष में लगभग चक्कर लगा पाता है। और किधर घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती होगी समझने में। तो आप जानते हो कि जो घड़ी की दिशा होती है, घड़ी कैसे सुई चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है घड़ी की सुई। ठीक, ऐसे चलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, उल्टा दिशा हो जाएगी। ठीक, उल्टा दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अच्छा इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख दे रहा हूँ। ये आपका इधर हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। और अगर ये इधर ऐसे अगर टर्न हो रहा है तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज।
टर्मिनोलॉजी क्योंकि बार बार आएगी। तो आपको पता होगा कि पूर्व इधर होता है, पूर्व इधर होता है और पश्चिम इधर होता है। तो अगर पूर्व से पश्चिम की ओर कोई भी ग्रह घूमेगा तो हम क्या बोल देंगे कि क्लॉकवाइज है। अगर कोई पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया, अगर कोई पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगा तो हम क्या बोल देंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके। तो हम कहाँ पे थे कि ब्रह्मांड वर्ष, जिसको कॉस्मस ईयर भी बोलते हैं, यानी सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी का चक्कर जितने टाइम में लगा पाता है उसको बोलते हैं हम ब्रह्मांड वर्ष। इसकी टर्मिनोलॉजी मेन है और कुछ नहीं है कि जैसे क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मस ईयर किसको कहते हैं, तो हमको बताना है कि सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा का जो एक चक्कर जितने साल में लगा पाता है उसको हम ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, जितने टाइम में लगा पाता है। तो उसमें जो है, अब सूर्य की थोड़ी और बात कर लेते हैं। जो इसमें दो तरह की सतह होती है, जहाँ पे प्रकाश रहता है उसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है, और जहाँ पे प्रकाश नहीं रहता है उसको बोलते हैं हम क्रोमोस्फीयर, जो रेड कलर का होता है, ठीक है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, कोरोना, ठीक है। जो हमें सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है सूर्य ग्रहण के टाइम में उसको कोरोना बोलते हैं, ठीक है। किरीट यानी इसको सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है कोरोना या जो है किरीट या सूर्य का मुकुट, ये हमको याद रखना है कि ये कब दिखता है, सूर्य ग्रहण के टाइम में। और इससे कौन सी रेज निकलती हैं, एक्सरेज निकलती हैं, ठीक है। एक्सरेज निकलती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नंगी आंखों से जो है सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण कब होता है, होता है सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ाएंगे, सूर्य ग्रहण और अमावस्या वगैरह ये हम आगे और पढ़ाएंगे। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी आने में कितना टाइम लेती हैं, ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। और इसमें जो है दो कॉन्सेप्ट दिए गए थे, एक था भूकेंद्री सिद्धांत, ठीक है। इसको जो है मिस्र यूनानी क्लाडिसस टालमी ने दिया था। एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें बताया बताया गया था कि जो है पृथ्वी जो है केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में जो है पृथ्वी है। अगर हम अपनी गैलेक्सी के हुई लेकर बात करें तो बताया गया था कि हमारी गैलेक्सी के जो केंद्र में क्या है, पृथ्वी है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया भूकेंद्री सिद्धांत। और फिर जो है दूसरा जो है आया कॉन्सेप्ट, इसमें बताया गया कि सूर्य जो है केंद्र में है, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, इसको हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोला गया, इसको कॉपरनिकस ने दिया था। लेकिन ये बाद में जो है दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत हो गए, क्योंकि बाद में जब देखा गया तो देखा गया कि हमारी आकाश गंगा के एक छोर में सूर्य स्थित है। तो इस तरह से जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत हो गए। अब देख लेते हैं कि जैसे ग्रह जो है 8 ग्रह हैं हमारे, जो है पहले 9 ग्रह थे लेकिन जो है 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह जो है देख लेते हैं और फिर थोड़ा आगे देख लेते हैं। जैसे ये सूर्य है हमारा, ठीक है। इसके बाद ये मरकरी है हमारा, फिर मरकरी यानी बुध ग्रह हो गया, ठीक है। ये वीनस हो गया यानी शुक्र हो गया, फिर अर्थ हो गया, अर्थ यानी पृथ्वी, ये मार्स हो गया यानी मंगल, और इसके बाद फिर ये क्या हो गया, जुपिटर यानी बृहस्पति, ये सैटर्न हो गया यानी सन, ठीक है। फिर ये यूरेनस हो गया यानी अरुण, और नेपच्यून हो गया यानी वरुण। ये प्लूटो था, इसको अब बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, तो ये अब ग्रह नहीं रह गया। ये मिली 8 है, 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे और फिर हम इनके आकार और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डेंस होता है घनत्व यानी, तो शुक्र का होता है। और जो सबसे कम जो डेंसिटी होती है वो किसकी, सन की होती है। डेंसिटी आप लोग समझते होंगे, जैसे कि अगर एक बोरी में लैया भरी हो और एक बोरी में जो है बालू भरी हो, तो दोनों का जो है आकार तो सेम है, लेकिन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, हमारी डेंसिटी हमारी बालू वाली की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर डेंसिटी देखी जाए तो शुक्र की ज़्यादा होती है और क्या होती है, सन की। द्रव्यमान बटे आयतन होता है उसका, पर यूनिट वॉल्यूम में जिसका मास ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो शुक्र ग्रह की
जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होती है सन की। आपको इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले याद रखना है, क्योंकि 12th लेवल के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। अब आकार में देख लेते हैं और द्रव्यमान भी, दोनों में भी। तो आकार में भी बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान भी बृहस्पति ही का होता है। और सबसे जो है कम द्रव्यमान और आकार किसका होता है? बुध का होता है। सबसे छोटा ग्रह यानी बुध होता है। अब आते हैं परिक्रमण काल में। तो परिक्रमण काल क्या होता है कि वो टाइम, जितने टाइम में कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो टाइम जाता है, यानी जैसे ये सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, तो कोई जैसे ग्रह घूम रहा है ऐसे एक पथ में घूम, जितना टाइम लगेगा तो क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। ठीक है, दो काल हैं, एक परिक्रमण काल है, एक परिभ्रमण काल है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। परिक्रमण काल को बोलते हैं रिवोल्यूशन टाइम, और ये हो जाएगा रोटेशन टाइम। ठीक है, परिक्रमण को बोलते हैं रिवोल्यूशन, और उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। तो परिक्रमण काल यानी, तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? वरुण, यानी सबसे दूर है ना ये, तो वरुण सबसे दूर था, तो जो सबसे दूर है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। इस तरह से याद कर सकते हैं। तो जो सबसे नज़दीक था बुध, अगर बुध सबसे नज़दीक है, सबसे छोटी कक्षा इसी की रहेगी, ये जो है जल्दी घूम जाता है। ठीक है, तो सबसे कम टाइम कौन लेता है? बुध। हो जाते हैं परिभ्रमण काल में। तो जो है, जो ग्रह हैं तो क्या है कि वो सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, और वो अपने भी जो है अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वो अपने भी अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। हम्म, अब आप इसमें देखते हैं परिभ्रमण काल में, तो जैसे ये अर्थ है, ये झुकी हुई है यहाँ से, तो ये अपने भी अक्ष की तरफ रोटेट कर रही है, यानी इस ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है टाइम लेता है वो है शुक्र ग्रह यानी वीनस। तो वीनस जो है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, और बृहस्पति अपने अक्ष के चारों तरफ सबसे जल्दी से घूम जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? शुक्र। और सबसे कम टाइम कौन सा ग्रह लेता है? बृहस्पति। अब अक्ष पर झुकाव, यानी हर एक ग्रह जो है कुछ ना कुछ डिग्री पे अक्ष पर अपने झुका हुआ है। यानी कोई ग्रह है ऐसे कि रोटेट कर रहा है ऐसे, जैसे मान लीजिए अगर इसके थ्रू रोटेट कर रहा है तो यही अक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इसका झुकाव हो गया। अगर वर्टिकल से देखेंगे तो जो भी एंगल होगा तो हम कह देंगे कि ये अक्ष तल पे परपेंडिकुलर से इतना झुका हुआ है। जैसे हमारी जो पृथ्वी का ये वाला एंगल है वो कितना है? 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो इसी तरह देखा जाएगा कि जो अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है वो कौन है? अरुण। अरुण ग्रह हो गया। और जो सबसे कम झुका हुआ है वो कौन सा ग्रह हो गया? शुक्र हो गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रखना है, ये सबसे जो है ज़्यादा झुकाव अरुण का हो गया, और सबसे कम झुकाव किसका हो गया? शुक्र का हो गया। और इन दोनों ग्रहों की एक और बात है, इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अरुण को हम यूरेनस बोलते हैं, तो उसको हम यू से डिनोट कर सकते हैं। शुक्र को हम वीनस बोलते हैं तो वी से। तो यू वी हमको याद रखना है। यू वी सबसे जो है ज़्यादा झुकाव यूरेनस का, सबसे कम झुकाव वीनस का। ठीक है, और ये यूवी यूवी जो है, एक और इसमें क्वालिटी है, क्या देखते हैं कि ये जो ग्रह हैं यूवी यानी अरुण और शुक्र, जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इसको दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर को दक्षिणावर्त, और इसको जो है क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो यही जो दो ग्रह हैं जो है अपने अक्ष से जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है मूव करते हैं। और इनके अलावा जितने भी ग्रह हैं सब जो है पूर्व से पश्चिम से पूर्व पूर्व की ओर जो है रोटेट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये गैलेक्सी थी जो अभी हमने बताया था आप लोगों को, और ये तो आप देख ही चुके हैं। और ये कंबाइंड जो है यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए। ये सन है यहाँ पे, और ये मरकरी हो गया। ठीक है, यानी बुध हो गया।
और फिर ये वीनस हो गया यानी शुक्र हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये यहाँ पे अर्थ हो गया यानी पृथ्वी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये जुपिटर बृहस्पति हो गया, और ये बीच में क्या है, ये क्षुद्र ग्रह की जो है एक प्लेट है, ठीक है, श्रृंखला एक। तो भी हम बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किन दो अर्थ के बाद, सॉरी, ये अर्थ के बाद यहाँ पे मार्स है, तो मार्स, ये मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रहों की एक प्लेट पाई जाती है, ठीक है। इसको एस्टेरॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। ये सैटर्न हो गया, सैटर्न यानी शनि, इसमें वलयाकार हैं, इसमें 7 वलय होते हैं। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि किस ग्रह में जो है वलय हैं, जो गैस और जो है जलवाष्प का ये वलय बना रहता है। शनि हो गया, और ये फिर यूरेनस हो गया, इसको जो है हरा ग्रह भी बोलते हैं। और ये नेपच्यून हो गया, ठीक है, ये वरुण हो गया। और ये जो दिख रहे हैं अब, ये जो गिर रहा है, ये क्या होता है, ये उल्का पिंड होते हैं। और इसमें ये जो पहले के जो 4 ग्रह हैं, इनको हम बोलते हैं इनर प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये लास्ट के जो 4 ग्रह हैं, इसको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है? इनके अलावा इनको एक और नाम देते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट शायद बोलते हैं, अभी आते हैं। अब ये इसको कैटेगराइज देखो किया गया है कि जो हमारे परंपरागत ग्रह होते हैं वो कितने हैं, वो हमारे 8 हैं, और ये बौने ग्रह हो गए, और ये लघु सौरमंडलीय पिंड हो गए। तो ये कहाँ पे, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल जो है, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था प्राग में, तो वहाँ पे ये डिफाइन किया गया था कि कितने जो है परंपरागत ग्रह रहेंगे और कौन कौन से बौने ग्रह रहेंगे। तो इसमें हम कोड कर सकते हैं NVEM जस UN। ये जो सीरीज है ये सूर्य से दूर हटते हुए है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, यहाँ पे अगर सन हो जाए, उसके बाद फिर NVEM जस UN, इसको याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्या पूछ लेता है, सीरीज पूछ लेता है कि सूर्य से क्रम दे देता है कि सूर्य से किस तरह ग्रहों का क्रम है, तो इसको हमको याद रखना है, ठीक है। तो मार्स यहाँ पर M फॉर मार्स हो गया, V फॉर वीनस हो गया, ठीक है। सॉरी सर, M फॉर ये मरकरी हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, ये मार्स हो गया, फिर जुपिटर हो गया जे फॉर, फिर सैटर्न यानी शनि हो गया, फिर यूरेनस हो गया, फिर नेपच्यून हो गया यानी अरुण वरुण। ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। अब जो मैं ये बता रहा था कि ये जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, MVEM यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। और जो बाकी के जो है चारों 4 हैं, जस यूएन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको क्या बोलते हैं, जेवियन या आउटर प्लैनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है बुध, बुध के बारे में कुछ जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो जो बुध ग्रह होता है, अभी हमने पढ़ा था कि जो है सबसे जो है कम द्रव्यमान किसका होता है, बुध का। सबसे छोटा भी है आकार में, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। 2 ही ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, एक बुध है और एक है शुक्र, ठीक है। उपग्रह किसको बोलते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह बोल देते हैं। जैसे चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, क्या है, उपग्रह है, ठीक है। जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उपग्रह, ठीक है। जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं ग्रह, ठीक। तो बुध की यानी बुध के चारों चक्कर लगाने वाला कोई भी ग्रह नहीं है, आकार सबसे कम होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, और इसकी एक जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय
क्षेत्र पाया जाता है, तो हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। और इसकी कक्षीय गति सबसे ज़्यादा होती है, मैंने बताया था। इसका जो है परिक्रमण काल सबसे जो है सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी गति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। और इसमें इसमें दिन का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है। रात में जो है बहुत माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इसका जो तापांतर यानी दिन और रात के जो टेम्परेचर में अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हम आगे देखते हैं। ठीक है। शुक्र, शुक्र को वीनस बोलते हैं। तो ये पृथ्वी से सबसे निकट है ये जो ग्रह में, और ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है। जितने भी ग्रह हैं 8, उनमें से सबसे ज़्यादा चमकीला है ये, और सबसे ज़्यादा ये गर्म भी है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा चमकीला है और सबसे ज़्यादा गर्म भी है। ठीक है। और इसको सांझ का तारा बोलते हैं, क्योंकि ये शाम को जो है पश्चिम की तरफ दिखाई पड़ता है। और इसको भोर का भी तारा बोलते हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह जो है पूरब की तरफ दिखाई पड़ता है। और इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जुड़वा बहन इसको बोलते हैं, कि घनत्व, आकार और व्यास जो है ये पृथ्वी की तरह है। नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति, इसको जुपिटर बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, द्रव्यमान भी इसका सबसे ज़्यादा है, और इसका परिभ्रमण काल सबसे कम है। परिभ्रमण यानी अपने अक्ष के चारों तरफ जो घूम रहा है, अपने अक्ष के चारों तरफ, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, दो तरह से घूमते हैं ग्रह, एक तो सूर्य के चारों तरफ घूमना, और एक होता है अपने अक्ष की तरफ चारों तरफ घूमना। तो ये अपने अक्ष की तरफ जो है सबसे तेज घूमता है, इसलिए इसका परिभ्रमण काल सबसे कम होता है। ठीक है, 10 घंटे का होता है। और उपग्रह का जो है एक उपग्रह है गैनीमेड, यानी इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, लेकिन उनमें से जो एक उपग्रह गैनीमेड है जो सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा है, ये पीले रंग का होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो है मंगल, इसको बोलते हैं मार्स। रंग इसका कैसा होता है, ये लाल होता है कलर इसका। किस कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण उसका कलर जो है रेड होता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, जैसे अपने अर्थ के भी दो ध्रुव होते हैं। जैसे ये ध्रुव इसको बोलते हैं त्रिध्रुव, त्रिध्रुव। ठीक है। इस तरह मंगल के भी दो ध्रुव होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, उसी तरह ये 25 डिग्री पे झुका हुआ है। इसमें ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। 24 घंटे इसका परिभ्रमण काल है, यानी इसका काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं किससे, पृथ्वी से। इसीलिए जो है इस पर लोग सोच रहे हैं, साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इस पर जो है कॉलोनी बना के लोगों को बसाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पृथ्वी से इसकी मिलती हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, इनका नाम याद रखना है, फोबोस और डीमोस। और इसमें एक मेन चीज़ ये भी है कि इसमें सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिम्पस मेसी है, और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ऊंचा पर्वत इसमें निक्स ओलंपिया पाया जाता है, जो एवरेस्ट से जो है 3 गुना है। एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, 8,848 है। ठीक है, तो उससे 3 गुना है। ठीक, लगभग जो है 24,000 पहुँच जाएगा ये। तो इसरो ने जो है अभी एक मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है 5 नवंबर 2013 को जो है श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, इसका केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र, वहाँ से PSLV C-25 द्वारा जो है भेजा था। तो ये ऐसा करने वाला कौन सा नंबर का देश हो गया, चौथा देश हो गया है। ठीक है। सबसे पहले किसने भेजा था, सोवियत संघ रूस ने, फिर नासा यानी अमेरिका ने भेजा था, फिर यूरोपियन यानी ब्रिटेन ने भेजा था। तो ये हमारा चौथे नंबर में हमारा देश हो गया है इंडिया। ठीक है। अच्छा, इसरो के इतनी समय चेयरमैन कौन है, इसका नाम आप कमेंट में लिख के बताइए। और जो है इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये तीनों चीज़ें आप कमेंट में हमको लिख के बताइए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आती हैं पेपर में, थोड़ा आप भी सर्च कीजिए। हो जाते हैं शनि ग्रह, यानी इसको बोलते हैं सेट्रॉन। इसमें जिसके मैंने बताया था कि इसमें वलय होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 7 वलय होते हैं।
जो भी आपने देखे थे। ठीक है। और इसका घनत्व तो सबसे कम होता है, ये आप आपको याद रखना है, इसका पानी से भी घनत्व कम होता है। जब पानी से घनत्व कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये पानी पे तैरेगा। ठीक है, तो इसलिए ये पानी पे तैरता है। पानी पे भी यानी ये अगर इसको रख दिया जाए पानी पे तो ये तैरेगा पानी में। और इसका एक उपग्रह है टाइटन। ठीक है, तो सेकेंड सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? गैनीमेड था, बृहस्पति का। और जो सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। एक इसका उपग्रह है शनि का। टाइटन जो घड़ी आती है इसी से नाम लिया गया है, टाइटन। ठीक है। और इसकी खासियत और एक है और है इस उपग्रह की, इसमें पृथ्वी की तरह जो है सघन वायुमंडल भी है। ठीक है, पृथ्वी की तरह इसमें सघन वायुमंडल है। इतनी सब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हो गई और हम अब आगे देखते हैं। थोड़ा इस पेज को बड़ा कर लें। थोड़ा अभी नया नया है, धीरे धीरे हाँ। तो अब ये अरुण ग्रह आ गया, यूरेनस जिसको बोलते हैं हम। तो इसका टेम्परेचर जो है -215 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, क्योंकि दूर है तो वहाँ पे सूर्य की किरणें कम जा पाएंगी तो ये ठंडा रहेगा। और इसमें 9 वलय हैं। ठीक है, एक शनि एक अरुण, दो ही ग्रहों में वलय हैं, ये आपको याद रखना। उसमें 7 वलय थे, 7 रिंग थे शनि में, और इसमें 9 वलय हैं, जिसमें से 5 का नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, इप्सिलॉन इसको बोलते हैं। और ये किधर घूमता है? हमने बताया था कि जो है इसका जो रोटेशन होता है वो पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज होता है। और दो ही ऐसे ग्रह हैं, एक यूरेनस का और एक किसका होता है? वीनस, शुक्र का। ये किधर की तरफ रिवॉल्व करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, और बाकी ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा झुका हुआ है, सबसे ज़्यादा यही झुका हुआ है, अक्ष में बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। मान लीजिए जैसे ये ग्रह है तो हो सकता है जैसे ये अक्ष हो, देखो कितना ज़्यादा झुका हुआ है, बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। और इसका एक उपग्रह है, उसको टाइटेनिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट है वरुण, को बोलते हैं नेपच्यून। इसका कलर कैसा है? ग्रीन है। ठीक है, नहीं बताया था ग्रीन, इसमें दिखाया था हमने आपको, अभी मैं दिखा। ये देखिए इसमें भी वलय है। बताया था कि वलय जो है ये शनि में और अरुण में वलय है। और सबसे ज़्यादा देखिए झुका हुआ भी है, देखो इसमें दिखाया भी गया है कि सूर्य की तरफ देखो कैसे झुका हुआ है। यहाँ से इसे रोटेट कर रहा है ये, सबसे ज़्यादा ये झुका हुआ है। ठीक है, और ये वरुण जो है ग्रीन कलर का होता है, ये इसका रंग हरा होता है। और इसमें जो है शीतल मीथेन का जो है चारों तरफ वलय होता है, शीतल मीथेन का चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। और इसका एक उपग्रह होता है टाइट्रन, ये आपको याद रखना है। इसका एक उपग्रह का क्या नाम है? इसका टाइटन नाम है। ओके, अब थोड़ा हम पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये अक्ष है जिसके अराउंड रोटेट कर रही है पृथ्वी हमारी, ये है अक्ष। और ये मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य की तरफ झुकी हुई है, तो कितना झुकी हुई है? यानी ये कक्ष तल हो गया, तो बोलते हैं कक्ष तल। ये हमारा कक्ष तल हो गया। तो कक्ष तल पे जो ये परपेंडिकुलर यानी ये जो लंब पड़ा हुआ है, उससे अक्ष जो है कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री का। ठीक है, और अगर कक्ष तल से देखा जाए, एक कक्ष तल से देखा जाए तो कितना डिग्री कोण बनाएगी? 66.5 डिग्री का। ठीक है, तो 23.5 और प्लस 66.5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, क्योंकि टोटल ये कोण तो 90 का है। 23.5 ये हो गया और 66.5 ये हो गया।
और ये इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो इसका औसत व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर इसका औसत व्यास होता है। ठीक है, और ये जो लाइन आप सोच रहे हो ये लाइन क्यों खींची है, तभी हम आगे पढ़ाएंगे। ये आपको कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये विषुवत रेखा है। ठीक है, यहाँ पे 23.5 डिग्री अगर उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, और सौर वर्ष जो है, सौर वर्ष किसको बोलते हैं? जितने टाइम में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है। पूरा एक साल लगता है, तो लगभग 365 6 आवर्स। ये 6 आवर, जैसे एक साल 365 दिन का होता है, लेकिन आप जानते होंगे कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है 366 दिन का होता है। तो ये जो 6 आवर हो रहा है, तो ये 4 ईयर में अकाउंट होके पूरा ऐड होके 24 घंटे हो जाता है। तो वही एक दिन जो है इसमें जोड़ दिया जाता है, इसमें मैनेज कर दिया जाता है। सौर वर्ष एक अभी हमने पढ़ाया था ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, कॉस्मस ईयर था ना, तो कॉस्मस ईयर्स किसको बोलते हैं? जितने टाइम में सूर्य जो है, हमारी मंदाकिनी जो है दुग्ध मेखला, जिसको आकाश गंगा बोलते हैं, तो उसका चक्कर जितने टाइम में लगाता है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, कॉस्मस ईयर। और सौर वर्ष किसको बोलते हैं? हमारी पृथ्वी जितने टाइम में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये टर्मिनोलॉजी हमको याद करना है, टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपने ये अक्ष की तरफ रोटेट कर रही है, तो जैसे यहाँ सूरज रहेगा तो जैसे रोटेट करेगी तो सूर्य की किरणें तो कांस्टेंट यहाँ इधर पड़ रही हैं, तो जो उधर रोटेट हो जाएगा तो उधर अंधेरा हो जाएगा। तो ये परिभ्रमण जो होता है उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। ये पूछ सकता है कि दिन रात किसके कारण होते हैं? परिभ्रमण के कारण होते हैं कि परिक्रमण के कारण होते हैं? इसलिए मैं इस बता रहा हूँ, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। जो परिभ्रमण के कारण क्या दिन रात होते हैं, वहीं पर ऋतु परिवर्तन, जैसे जाड़ा गर्मी बरसात शरद ऋतु, ये सब जो होता है, ये चेंजमेंट और दिन रात जो छोटे बड़े होते हैं, ये सब किसके कारण होते हैं? अक्ष के झुकाव के कारण होते हैं। ठीक है, अक्ष में झुकी हुई है, इसी कारण, जो मेन इसी कारण है। और जो रोटेशन है वो तो है ही है, लेकिन जो अक्ष में झुकाव है उसी कारण जो है ऋतु परिवर्तन और दिन रात छोटे बड़े होते हैं। दिन रात तो जो है इसके परिभ्रमण के कारण होते हैं, लेकिन जो छोटे बड़े होने लगते हैं ये हमारे जो अक्ष में झुकाव है उसी कारण होते हैं। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें जल पाया जाता है। ठीक है, और यही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जो है जीवन है। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा, यानी सूरज एक तारा है, ये भी आपको याद रखना है कि सूर्य क्या है। आपसे अगर पूछ लीजिए ग्रह है कि तारा है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ये आपको याद रखना है। तो पृथ्वी की सबसे जो है निकटतम तारा तो सूर्य है, यानी सूर्य के बाद कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये याद रखना है। ये साइरस या डॉग स्टार क्या होते हैं? ये रात्रि में चमकने वाले तारे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा चमकते हैं। पृथ्वी के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा जो चमकते हैं तारे, वो साइरस या डॉग स्टार बोलते हैं, जो रात्रि में सबसे ज़्यादा चमकते हैं। ये हमको याद रखना है। अब आते हैं थोड़ा चंद्रमा की बात कर लें। तो चंद्रमा के अध्ययन क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। ये हमको टर्मिनोलॉजी याद रखना है। ओके, चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। ओके, और इसके में जो धूल का मैदान होता है इसको क्या बोलते हैं? शांति सागर। ठीक है, तो जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, और ये पृथ्वी की परिक्रमा, परिक्रमा समझ रहे हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 8 घंटे में चक्कर लगा लेता है। ठीक, ये पृथ्वी की भी चारों तरफ घूमता है, और उसके साथ ही साथ ये सूर्य के भी चारों तरफ घूमता है। तो सूर्य के चारों तरफ ये सबसे जो है जल्दी घूम जाता है। तो सुपर मून, सुपर मून किसको बोलेंगे? जब जो है सबसे नज़दीक, पृथ्वी की जो सबसे नज़दीक चंद्रमा होता है उसको बोलते हैं सुपर मून। क्योंकि जो है दीर्घ, जो पृथ्वी हमारी
जो घूमती है तो दीर्घवृत्ताकार उसमें घूमती है। ठीक है। तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, चंद्रमा के जब सबसे नज़दीक होगा तो क्या बोलेंगे उसको हम? उसको बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, उसको सुपर मून बोलेंगे। और ब्लू मून किसको बोलते हैं? जब एक कैलेंडर मास में दो पूर्णिमा होती हैं। जब एक कैलेंडर मास में दो पूर्णिमा होती हैं तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको बोलते हैं ब्लू मून। ये आपको याद रखना है। सुपर मून और ब्लू मून में आपको ये याद रखना है कि सुपर मून किसको बोलते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसको बोलते हैं सुपर मून। और ब्लू मून किसको बोलते हैं? जब एक कैलेंडर मास में दो पूर्णिमा हो जाती हैं, वैसे नॉर्मली एक ही होती है। जब अगर दो पूर्णिमा होती है दूसरी पूर्णिमा को बोलते हैं ब्लू मून। ठीक है। अब जब एक साल में किसी भी वर्ष में दो ब्लू मून या दो से अधिक जो ब्लू मून होते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लू। ठीक है, ब्लू मून ईयर उसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लू मून ईयर बोलते हैं। तो अभी हमारा जो 2018 हमारा बीत गए ब्लू मून ईयर था। ठीक है, ये आपको ब्लू मून और सुपर मून में कंफ्यूज नहीं होना, इसको सही से याद रखना है। तो यूएसए का जो अपोलो 11 जो चंद्रमा पे गया था, सबसे पहले जो गया था अपोलो 11 मिशन था, जहाँ पे उतरा था उसको क्या नाम दिया गया? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो आपको ये बताना है कि यूएसए का अपोलो 11 किस सन में गया था। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है सन। और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बौने ग्रह भी मैंने बताया था कि एक तो परंपरागत ग्रह हो गए और फिर दूसरे क्या हो गए? बौने ग्रह हो गए। बौने ग्रह वो हो गए जो ग्रहों की कुछ क्राइटेरिया होते हैं उनको नहीं पूरा करते हैं। जैसे उन जैसे कि जो है ये दूसरे का जो है पथ क्रॉस करते हैं, कई चीज़ें होती हैं। उनको हम जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो बौने ग्रह में सबसे पहले यम हो गया, फिर सेरस हो गया, चिरान हो गया, एरिस हो गया। इनमें से आपको मेन इनका नाम है, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। पूछ लिया जाए तो आप बता दें। और अब कुछ अलग से पिंड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। धूमकेतु यानी इसको कॉमेट भी बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखना है। तो धूमकेतु यानी कॉमेट यानी ये गैस व धूल के जो है गोले होते हैं। यानी ये इस तरह के होते हैं, लंबे थोड़ा होते हैं। ठीक है, और इनकी पूंछ जो है हमेशा सूर्य से दूर होती है। इनकी जो है गैस व धूल का इनका समन्वय होता है। गैस व धूल के बने होते हैं जो कॉमेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जब सूर्य के प्रकाश में आते हैं तभी ये दिखाई पड़ते हैं, तभी ये चमकते हैं। ठीक है, और इनका नियत टाइम रहता है दिखने का। एक हैले नामक जो है कॉमेट था, धूमकेतु था, 76 वर्ष में देखा जाता है ये। ठीक है, इसको धूमकेतु को पुच्छल तारे भी बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, धूमकेतु या पुच्छल तारे। ये आकाश में घूमते रहते हैं, तो ये विलुप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह अभी हमने बताया था आपको कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक बेल्ट है ग्रहों की, उसको एस्टेरॉइड्स बेल्ट बोलते हैं। यानी जब कई ग्रह जब वैसे बनते हैं तो इसमें जो उनके टुकड़े रहते हैं, जब कुछ ग्रहों से जो टुकड़े छूटते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। या तो कोई जब कोई क्षुद्र ग्रह जैसे गिरता है, क्षुद्र ग्रह जब कोई गिरता है तो जैसे एक क्षुद्र ग्रह गिरने से अभी लुनार झील, महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र की लुनार झील है उसमें क्षुद्र ग्रह गिरा था, उससे जो लुनार झील बनी हुई थी। अब उल्का, उल्का किसको बोलते हैं? उल्का को जो मेट्रॉस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होते हैं? चमकीली धारी होते हैं और विलुप्त हो जाते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि इस उल्का देखते हुए लोग इसको बोलते हैं कि तारा टूटना। हाँ? आपने सुना होगा कि तारा जो लोग विश करते हैं या दुआ मांगते हैं, तारा टूटना आपने फिल्मों में देखा होगा, जिसमें हीरो हीरोइन रहते हैं तो वो विश करते हैं ना।
तारा टूटना बोलते हैं। तो मेट्रोस इसको बोलते हैं उल्का। तो ये विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये तो आप क्षुद्र ग्रह, इसको टर्मोलॉजी से लग रहा है क्षुद्र ग्रह यानी ग्रहों के टुकड़े। ठीक है। ये मंगल और ये बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट है, बेल्ट पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और इसके पहले क्या था, एक जो हमने बताया था, ये आपको याद रखना है, धूमकेतु यानी कोमेट। ठीक है। ये गैस व धूल के बने होते हैं, और ये जो ऐसे लंबे लंबे होते हैं और ये घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में। तो जब ये सूर्य के नज़दीक आते हैं तो जब इनकी रोशनी पड़ती है सूर्य में, तभी चमकीले उनको प्रतीत होते हैं। उनकी पूंछ होती है, इसको बोलते हैं पूंछ। इनकी जो है पूंछ जो है सूरज के जो है दूर होती है। तीनों हमको टर्मिनोलॉजी याद करके रखना है, इनको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पूछा जाता है धूमकेतु या कॉमेट या पुच्छल तारे हो गया। ठीक है। और आपका ये उल्का हो गया क्षुद्र। तो अब आज की क्लास यहीं पे स्टार्ट होती है। अभी कुछ जो है, क्योंकि मेरी पहली क्लास है, थोड़ा अभी उतना ज़्यादा मतलब थोड़ा नर्वसनेस है। और वैसे तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और जैसे जैसे क्लास होती जाएगी तो यकीन मानिए कि क्लास और भी अच्छी होती चली जाएगी। और जो भी कुछ अभी टेक्निकल इश्यूज हैं, ये भी पढ़ाने में जो कुछ दिक्कतें हैं, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और जो भी मैं गारंटी लेता हूँ कि जो 12th लेवल की जो वैकेंसी है, मैं इसे हायर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इस लेवल का पढ़ाऊंगा भी नहीं। जो 12th लेवल की वैकेंसी आती है यूपी ट्रिपल एस सी से, इसी से भी ये जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है लगभग जो 8,000। और ये जो सिपाही भर्ती कब आएगी कभी, और यह वीडियो, उसमें आप 100% सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। अभी हमारी ये पहली क्लास थी और इसको हम और इम्प्रूव करेंगे क्लास को अपनी धीरे धीरे। और जैसे हमने आज ये पढ़ा दिया है, तो जब कल की क्लास होगी तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, कुछ भी जो भी 25-30 क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है। और उसका आंसर आपको देना रहेगा कमेंट में। तो जैसे आपको क्वेश्चन, हम सबसे पहले क्वेश्चन ही कराएंगे कल, जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसके अगले दिन सबसे पहले हम उसके क्वेश्चन कराएंगे, जो पिछले दिन हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं, फिर हम उस दिन का टॉपिक पढ़ाएंगे। तो यही हमारा शेड्यूल रहेगा। तो जो हमने आज पढ़ाया है, तो आप लूसेंट ले लीजिए या कोई भी बुक आपके पास हो। वैसे हम लूसेंट को ही प्रेफर कर रहे हैं, तो लूसेंट को ले लीजिए और उससे पढ़िए। और जो क्वेश्चन, लूसेंट की जो एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव, तो उससे क्वेश्चन लगाइए। और जब हम कल क्वेश्चन लगवाएं तो जो है आप आंसर भी दीजिए, ताकि कॉन्फिडेंट आए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।